तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम अपने इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर नाम का टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर नाम के टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए आपके नोट्स के अनुसार टॉपिक नंबर 3 बनता है कि आजादी के टाइम पे भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है। तो बेटा जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की, ठीक है, जहां पे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, जहां पे गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चर होता है, तो बेटा उस चीज को इंडस्ट्री कहा गया है। ठीक है, तो अब बात की जा रही है क्या अंग्रेजों के टाइम पे इंडस्ट्रीज थी, क्या अंग्रेजों के टाइम पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, और अगर थी तो कैसी थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। तो जरा समझो बेटा, भारत प्राचीन काल से ही, काफी पुराने समय से ही अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? वो इंडस्ट्री जहां पे हाथों से वस्तु बनाई जाती है, जहां पे हाथों से काम किया जाता है। तो हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। हम अपने हाथ से बनी हुई वस्तुएं पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। बेटा हमारा नाम था, हमारी वाहवाही होती थी, हम काफी फेमस थे अपनी क्वालिटी के लिए, और तो और अपनी फाइन क्वालिटी का जो मटेरियल हम यूज करते थे, हम उन सब के लिए बहुत ही फेमस थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारत में आते ही भारत की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि अंग्रेजों के आने से हमारी इंडस्ट्रीज का कैसा बुरा हाल हुआ। ये सारी बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री थी, लेकिन अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, सभी लोगों को बेरोजगार कर दिया। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं ये बोलूं अंग्रेजों से पहले इंडस्ट्री कैसी थी, तो बेटा अंग्रेजों से पहले इंडस्ट्री काफी अच्छी थी। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे हम एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस, एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं कर सके। तो कुछ थोड़ी बहुत बातें जो लिखी है उसको पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है जी कि लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की तरह ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इंडिया जो है एक अच्छा साउंड माने एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं कर सका। हम इंडस्ट्री में अधिक डेवलप नहीं हो सके। कब? अंडर द कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों के शासन के टाइम पे हम अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बना सके। बिफोर, बिफोर माने पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। एडवेंट का बच्चों मतलब होता है आना। तो अंग्रेजों के शासन से पहले या अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया काफी वेल नोन था। वेल नोन मींस काफी जाना माना था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हमारा काफी नाम था। हमारी कौन कौन सी फील्ड अच्छी थी? एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम जो है किस किस फील्ड में फेमस थे। तो देखो जी यहाँ पे लिखा है हम कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल में काफी फेमस थे, हमारा मेटल वाला काम भी काफी अच्छा था, हमारा प्रीशियस स्टोन वाला काम भी काफी अच्छा था। हालांकि ये सारी बातें हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में कर रखी है, अगर आपको याद होगा तो। हम कॉटन के कपड़ों में, सिल्क के कपड़ों में, मेटल के वर्क में और प्रीशियस स्टोन जो स्टोन वर्क होता है, हम उसमें भी काफी ज्यादा फेमस थे। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या थी? रेपुटेशन थी भाई। हमारे पास काफी अच्छी एक्सीलेंस थी। एक्सीलेंस का मतलब हमारा काम काफी अच्छा, काफी परफेक्शन से होता था, हमारी काफी अच्छी क्वालिटी थी। हम कोई भी काम हल्का फुल्का नहीं करता था भाई साहब, बहुत ही हाई लेवल का बढ़िया हाथों से कारीगरी करते थे। लेकिन 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 बट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड टू द कोलैप्स। बच्चों कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, बर्बाद हो जाना। तो अंग्रेज सरकार के आते ही जो इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स हो गई। बच्चों वो बर्बाद हो गई, वो ढह गई। अंग्रेजों ने हमें पूरा बर्बाद कर दिया। अंग्रेज अपनी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिसकी वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी पूरी बर्बाद होके रह गई। एंड आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि कैसे इन अंग्रेजों ने भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया, तबाह किया। तो क्वेश्चन वो बनता है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पहला दो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजों के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश की जो वर्ल्ड फेमस, हमारे देश की जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी
वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कैसे हुई, ये बच्चों सवाल बन सकता है। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की विशेषता क्या थी, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी स्थिति क्या थी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि हमने आपकी एनसीईआरटी से उठाया है, वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंग्रेजों ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे, अंग्रेजों ने ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज भारत में इंडस्ट्री के लिए अलग अलग पॉलिसी लाए थे कि इंडस्ट्री में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो अंग्रेज भारत में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे उसके शॉर्टफॉल क्या थे बच्चों? शॉर्टफॉल का मतलब होता है कमियां। तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की कमियां क्या थी? अगर ऊपर वाला क्वेश्चन बने या नीचे वाला क्वेश्चन में, दो हेडिंग है, दोनों हेडिंग में से कोई भी हेडिंग आ जाए, आपको ये लिख के आना है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां यही बनता है हमारा कि अंग्रेजों के टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। और सबसे पहला पॉइंट बच्चों, सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कहता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आते ही भारत की सभी इंडस्ट्री को बर्बाद किया। देखो यहां पे बच्चों अगर मैं डी वर्ड हटा दूं तो बचेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बच्चों मतलब होता है इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, और अगर मैं उसके आगे डी लगा दूंगा इट मींस मैंने इसका उल्टा कर दिया, और इसका मतलब होता है इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना। तो अंग्रेजों ने आते ही सबसे पहला काम किया, भारत की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, उसको तबाह किया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये आए अंग्रेजों ने इंडस्ट्री को बर्बाद क्यों किया, तबाह क्यों किया, तो इसके पीछे बेटा दो क्वेश्चन बनते हैं, और वो एक क्वेश्चन बनता है, और इसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव है कि अंग्रेजों ने भारत की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, इसके पीछे के दो ऑब्जेक्टिव बताइए। और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे जो दो ऑब्जेक्टिव है आप उनको बताइए। तो पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर हम रीडिंग करेंगे। देखो भाई, अंग्रेज चाहते थे कि भारत की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए, और उसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों ये है, अंग्रेज चाहते थे इंडिया केवल और केवल कच्चे माल को एक्सपोर्ट करे, इंडिया बन जाए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडिया कच्चे माल का एक्सपोर्टर कब बनेगा? इंडिया जो है बच्चों, अंग्रेज चाहते थे इंडिया बन जाए कच्चे माल का एक्सपोर्टर। देखो हमें सारा का सारा कच्चा माल बना रहे हैं, ये अंग्रेजों के शिप में जाएगा और उनकी फैक्ट्री में जाएगा। तो अंग्रेज चाहते थे इंडिया बन जाए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बट वो कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा जब देश में कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। देखो ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्री थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, और उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन को बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल चाहिए होता था। अब कच्चा माल ज्यादा कब उगेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी करेंगे। तो अंग्रेजों ने सोचा अगर हम इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है अगर उनको तबाह कर दे, उनको बर्बाद कर दे, तो उस इंडस्ट्रीज के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर वो बेरोजगार होकर क्या करेंगे? बंदा जीवन जीने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो करेगा, तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और वो लोग बेरोजगार होकर खेतों में जाएंगे और खेतों में जाकर खेती बाड़ी करेंगे। इससे क्या होगा? और ज्यादा कच्चे माल का प्रोडक्शन होगा, और ब्रिटेन को और ज्यादा कच्चा माल मिलेगा अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। तो अंग्रेज चाहते थे उनकी इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल मिले, इसलिए उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को तबाह किया, ताकि वहां के लोग बेरोजगार होकर खेतों में काम करने जाए और ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल का प्रोडक्शन करे। तो उस इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का सबसे पहला रीजन था कि इंडिया क्या बन जाए? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया केवल कच्चे माल को एक्सपोर्ट करे। सेकंड था इंडिया बन जाए इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब है कि ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो वस्तुएं बन रही है, अब ब्रिटेन चाहेगा ना वो वस्तु हम बेचें। अगर मैं वस्तु बना के अपने पास ही रख लूं, उसको बेचूं नहीं, तो क्या बेनिफिट हुआ? ब्रिटेन चाहता है कि उसकी बनाई हुई वस्तुएं मार्केट में बेची जाए, तो वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। अगर मान लो इंडिया में इंडस्ट्री है, इंडिया में कपड़े बनते हैं, तो इंडिया के लोग तो इंडिया की वस्तु परचेस करेंगे। अब अंग्रेज चाहते थे कि उनकी वस्तुएं मार्केट में सेल हो, तो जब इंडिया में कोई इंडस्ट्री होगी ही नहीं, अंग्रेज जब सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर देंगे, तो इंडिया के लोग कपड़े खरीद नहीं पाएंगे, और उन्हें कपड़े खरीदने के लिए अब मजबूरी में
अंग्रेजी वस्तु परचेस करनी पड़ेगी, ब्रिटेन की बनाई हुई वस्तु परचेस करनी पड़ेगी। देखो ब्रिटेन चाहता था, जरा समझना, मैं उसको व्हाइट बोर्ड लेता हूं, 1 मिनट प्लीज। भाई क्या हो गया? हाँ जी, देखिए ब्रिटेन चाहता था, देखो ये मान लीजिए ये ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है, ये ब्रिटेन की फैक्ट्री है। ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया हमको जो है रॉ मटेरियल, कच्चा माल सप्लाई करे। फॉर एग्जांपल इंडिया ने मान लीजिए सप्लाई किया कॉटन। अब क्या होगा, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में इस कॉटन से कपड़े बनेंगे और वो ब्रिटेन इन कॉटन क्लॉथ्स को, इन कॉटन कपड़ों को वापस इंडिया में बेचेगा। तो यही चाहता था कि इंडिया क्या करे, इस फिनिश गुड्स को, इस फिनिश गुड्स को जो बन चुकी है वो वापस इंडिया में ही बेची जाए। ये अंग्रेज चाहते थे और इंडिया से ही कच्चा माल परचेस किया जाए। तो उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि इंडिया से कच्चा माल परचेस करेंगे तो इंडिया बन जाएगा कच्चे माल का एक्सपोर्टर और वो वस्तु हमारी फैक्ट्री में बनेगी, हम उसी को वापस इंडिया में बेचेंगे और इंडिया बन जाएगा फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। तो अंग्रेजों की स्ट्रेटजी यही थी कुछ इस प्रकार की, ठीक है, कि वो चाहते थे इंडिया कच्चे माल का इंपोर्टर बन जाए और इंडिया फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन जाए। और इंडिया फिनिश गुड्स तभी परचेस करेगा जब इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी। तभी तो इंडिया के लोग, जब इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी तो कपड़े खरीदने के लिए उनको विदेशी वस्तु, अंग्रेजी वस्तु ही परचेस करनी पड़ेगी। तो इसी पर्पज से, इन्हीं दो उद्देश्य की वजह से अंग्रेजों ने भारत में इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, इंडस्ट्रीज को तबाह किया। क्या बोलता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है डेक्लाइन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज। बोलता है इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना, इंडस्ट्रीज को तबाह करना ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज अलाउड टू कम। अंग्रेज सरकार ने इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद किसी भी और नई इंडस्ट्रीज को, किसी भी और आधुनिक इंडस्ट्रीज को आने की परमिशन नहीं दी। ये जो अंग्रेजों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इसके पीछे दो उद्देश्य थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे दो ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो पहला हम लोग बोलेंगे इट मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। वो चाहते थे कि इंडिया कच्चे माल का एक्सपोर्टर बन जाए, ठीक है, कि इंडिया सस्ते दाम पर, यस, अंग्रेज करते क्या थे, अंग्रेज हमसे काफी सस्ते दाम पर कच्चे माल को परचेज करते थे। जितना हमारा अमाउंट बनता था हमें उतना अमाउंट दिया नहीं जाता था। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज सस्ते दाम पर जो है कच्चे माल को खरीदते थे, किसके लिए, अपनी ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज के लिए। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, इट मेक्स इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकंड क्या था कि इंडिया क्या बन जाए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रीज में जो फिनिश गुड्स बनती थी इंडिया उसको इंपोर्ट करे, इंडिया उसको परचेज करे, वो भी कैसे, एट हाई रेट पर, महंगे दाम पर। तो अंग्रेज चाहते थे इंडिया सस्ते दाम पर कच्चा माल एक्सपोर्ट करे और इंडिया महंगे दाम पर फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करे। ये था अंग्रेजों का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के पीछे। इससे अंग्रेजों को दो तरीके से बेनिफिट मिला। इससे अंग्रेज को बेनिफिट क्या मिले, सबसे पहला अंग्रेजों की फैक्ट्रियों को काफी सस्ते दाम पर जो है कच्चा माल मिला और दूसरा अंग्रेजों ने अब इंडिया में अपनी गुड्स बेच बेच के काफी ह्यूज प्रॉफिट कमाया। बिकॉज इंडिया के लोग भी अब अंग्रेजी वस्तु खरीदते थे, बिकॉज इंडिया में कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं कपड़े बनाने के लिए या वस्तु बनाने के लिए। तो इंडिया में जो भी कपड़े होते थे या जो भी फिनिश गुड्स होती थी वो ब्रिटेन से ही आती थी। तो ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने इंडिया में अपनी बहुत सारी वस्तु बेची और वस्तु बेच बेच के बहुत सारा ह्यूज प्रॉफिट कमाया। तो आपको सबसे पहला पॉइंट एग्जाम में यही लिख के आना है कि आजादी के टाइम पे हमारे हालात क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेकंड बोलता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जरा समझो,
आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो कभी कभार ये क्वेश्चन भी अलग से बन जाता है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अंग्रेजों ने बर्बाद करी, उससे हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट, हमारे ऊपर बुरे प्रभाव क्या पड़े। और इस सेकंड पॉइंट को भी आप उसी हेडिंग में ही एग्जाम में लिख के आएंगे, जो हेडिंग हमारी चल रही है। ये हेडिंग हमारी चल रही है, तो इसी हेडिंग का पहला पॉइंट ये है और इसी हेडिंग का हमारा सेकंड पॉइंट ये है। देखो, इनको मैंने काफी बड़ा बड़ा एक्सप्लेन इसलिए भी किया है बिकॉज ये हेडिंग कभी कभी अपने आप एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो 3 मार्क्स में आए तब आप इतना ही लिख के आएंगे, लेकिन अगर आपको उसको शॉर्ट में करना है तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अंग्रेजों के आने से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, तो उसके एडवर्स इंपैक्ट, इंडिया को बुरे प्रभाव क्या देखने को मिले। तो बोलता है कि हमारी जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, बेटा इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, मतलब इसका सिंपल सिंपल मतलब देश की। तो हमारी देश की, स्वयं के देश की जो इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई, और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे। तो सबसे पहला था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उच्च स्तर की बेरोजगारी। यस, भारत में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला बिकॉज इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार होने की वजह से फिर वो गांव गए, जॉब की तलाश में गए, काम की तलाश में गए, और उन्होंने खेती बाड़ी करना ही शुरू कर दिया। तो इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने से हमारे बहुत सारे लोग क्या हो गए जी, बेरोजगार। क्या लिखा है कि इंडिया में जो मेन इंडस्ट्रियल सिटी थी, लाइक ढाका, ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय भारत का ही ये हिस्सा हुआ करता था। जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत एक्सेट्रा जो था, ये कंप्लीटली यहाँ पे ये क्या थी, हमारी इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री होती थी। तो इन इंडस्ट्रियल सिटीज को, इनकी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिससे काफी लार्ज लेवल पे, बड़े पैमाने पर बच्चों बेरोजगारी फैल गई। किनके बीच? आर्टिशियंस के बीच, कलाकार के बीच, और क्राफ्टमैन के बीच, शिल्पकार के बीच। आर्टिशियन या क्राफ्टमैन का मतलब है वही जो हाथ से अपनी वस्तु बना बना के बेचते हैं। अब ये जो आर्टिशियंस थे, कलाकार थे या क्राफ्टमैन थे, शिल्पकार थे, ठीक है, हैड फोर्स टू गो टू विलेजेस इन सर्च फॉर जॉब एंड लिविंग। तो इनको मजबूरी में वापस अपने गांव जाना पड़ा जॉब के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए। तो इंडस्ट्री बर्बाद करने का सबसे पहला बुरा इंपैक्ट ये पड़ा, देश में हाई लेवल की बेरोजगारी बढ़ गई। और दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को बच्चों ये मिला, डिमांड फॉर इंपोर्टेड फिनिश गुड्स। और अब इंडिया में अंग्रेजी वस्तु की डिमांड बढ़ रही थी। अंग्रेजी वस्तु की डिमांड बढ़ने के पीछे का रीजन यही है बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो हमको मजबूरी में अंग्रेजी वस्तु ही परचेज करनी पड़ती थी। और हमारे देश में जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, अगर हम उन्हीं की वस्तु परचेज कर रहे हैं, उन्हीं का प्रॉफिट बढ़ा के उनको दे रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है भारत के लिए। तो क्या बोलता है, व्हेन हैंडीक्राफ्ट कौन, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चली गई थी, बर्बाद हो गई थी, तो इंडियन कंज्यूमर हैड नो लोकली मेड गुड्स। तो हमारे पास कोई भी लोकली मेड गुड्स का मतलब है अब हमारे पास कोई भी इंडियन गुड्स नहीं थी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। इट एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स फ्रॉम, यहां पे बच्चों आएगा फ्रॉम ब्रिटेन, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा मैं फिनिश गुड्स, ये आएगा ब्रैकेट में। हाँ भाई, तो बोलता है इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन की जो फिनिश गुड्स थी, जो मशीनों से बनती थी और जो सस्ती होती थी, इसका देश में इंपोर्ट बढ़ गया बिकॉज अब हम अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुएं और मशीन से बनाई गई वस्तुएं परचेज करते थे। इसका सिंपल सिंपल मतलब निकल के आता है कि हमारे देश में इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी और अंग्रेजों के पास ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी। अब क्योंकि वस्तुएं ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीनों के माध्यम से बनती थी, तो मशीनों के माध्यम के बनने की वजह से उनकी क्वालिटी और उनकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी होती थी। हम वस्तु हाथ से बनाते थे और हाथ से वस्तु बनाने में हालांकि इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती जो फिनिशिंग मशीन से आती है। तो अंग्रेजी वस्तु मशीन से बनती थी और क्योंकि बल्क में बनती थी, बहुत सारी बनती थी, जिसकी वजह से वो सस्ती भी होती थी। तो अंग्रेजी वस्तुएं सस्ती होती थी, मशीन से बनती थी, जिसकी वजह से अब इंडिया के लोग अंग्रेजी वस्तु परचेज कर रहे थे और हमारी इंडियन गुड्स पहली बात तो थी नहीं बिकॉज इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। और अगर थोड़ी बहुत हम इंडियन गुड्स बनाते भी थे तो अब हमारी इंडियन गुड्स उन अंग्रेजी वस्तुओं के सामने
टिक नहीं पा रही थी। मेरी इंडियन गुड्स से मैंने हाथ से बनाई है। अब हाथ से बनाने की वजह से हालांकि हम काम करने में काफी अच्छे थे, हमारे हाथ की क्योंकि कारीगरी काफी अच्छी होती थी, बट फिर भी कोई वस्तु मशीन से बन रही है और कोई वस्तु हाथ से बन रही है, तो हाथ से वस्तु बनने में काफी टाइम जाएगा और मशीन से वस्तु सस्ती बनेगी। मैं हाथ से वस्तु बनाऊंगा, मैं पैसा चार्ज करूंगा ज्यादा, वो मशीन से बल्क में बनेगी, वो बनेगी थोड़ी सस्ती। तो हमारी अब हैंडमेड गुड्स अंग्रेज की मशीन वाली वस्तु के सामने टिक नहीं पा रही थी। अगर दो चार वस्तु हमारे पास थी भी तो, हालांकि वस्तु थी ही नहीं बिकॉज इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, बट अगर वस्तु थी भी तो टिक नहीं पा रही थी। आगे बोलता है, देयर वॉज हाई सप्लाई ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड लो सप्लाई ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट, कि भारत के बाजार में अब अंग्रेजी वस्तु की, ब्रिटिश गुड्स की सप्लाई ज्यादा हो गई थी। अब इंडिया में अंग्रेजी वस्तुएं काफी ज्यादा थी और इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स मतलब हमारी देश की बनी वस्तुएं, उसकी सप्लाई काफी कम हो गई थी। हमारी देश की बनी वस्तुएं इंडिया में काफी कम थी। दिस वॉज प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश, और अंग्रेजों के लिए ये चीज काफी प्रॉफिटेबल थी, एज दे अर्न मनी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट, बिकॉज ऑफ इंडिया की बड़े बड़े बाजार में, इवन पूरे इंडिया में अपनी वस्तु बेच बेच के पैसा कमा रहे थे। तो क्वेश्चन बनेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुई, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े? आप ये 2 पॉइंट लिख के आएंगे। एक तो हाई लेवल की बेरोजगारी हो गई और दूसरा अंग्रेजी वस्तु की डिमांड इंडिया में बढ़ गई। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े। क्वेश्चन ये बनेगा, एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है, और मेन क्वेश्चन क्या बनेगा, आजादी के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आइए देखते हैं और क्या क्या समस्याएं थी आजादी के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो थर्ड बच्चों बोलता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट बच्चों क्या बोलता है जी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। थोड़ी दिक्कत आ रही है आज स्क्रीन में। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कि अंग्रेजों के टाइम पे हमारे पास, एक मिनट रुकना गाइस प्लीज। हाँ जी, तो अंग्रेजों के टाइम पे हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होता क्या है पहले वो समझो। देखो भाई, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बच्चों वो होती है, मतलब ऐसी वस्तु बनाने वाली फैक्ट्री जिन वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तुएं बनती है, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये जो टी शर्ट है, ये सिलाई मशीन से बनी है, तो बेटा सिलाई मशीन से बनी टी शर्ट, तो सिलाई मशीन क्या हो गई, कैपिटल गुड्स। आपने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ रखा है, कैपिटल गुड्स वो होती है जिनके माध्यम से दूसरी वस्तु बनती है। तो सिलाई मशीन के माध्यम से अगर ये टी शर्ट बन रही है तो सिलाई मशीन बच्चों क्या हो गई, कैपिटल गुड्स। अब अंग्रेजों के टाइम पे भारत में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, और अगर थी भी तो अंग्रेजों ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। मान लो कि अगर कोई फैक्ट, अगर देखो जरा समझना ध्यान से बेटा, अगर मान लो अंग्रेजों ने कपड़े बर्बाद कर दिए, कपड़ों वाली इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, तो कोई नहीं भाई, सिलाई मशीन दोबारा ले आएंगे, दोबारा कपड़े बना के बेचेंगे। तो अंग्रेजों के माइंड में था कि अगर हम सिलाई मशीन वाली इंडस्ट्री ही बर्बाद कर दे तो लोग सिलाई मशीन खरीद ही नहीं पाएंगे। जब सिलाई मशीन होगी ही नहीं तो फिर कपड़े बना ही नहीं पाएंगे, और उनको फिर इंडियन गुड्स छोड़ के अंग्रेजी वस्तु ही परचेज करनी पड़ेगी। तो उनकी सोच वहां तक गई कि क्यों ना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ही बर्बाद कर दे। जब वो ही नहीं होगी तो सिलाई मशीन नहीं बनेगी, जब सिलाई मशीन ही नहीं बनेगी तो फिर कपड़े ही नहीं बनेंगे, तो कपड़े खरीदेंगे कहां से? तो अंग्रेजों ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हालांकि थी नहीं, और अगर कोई थी भी तो अंग्रेजों ने उनको भी बर्बाद कर दिया था। तो थर्ड पॉइंट निकल के आता है जी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ये आपकी एनसीईआरटी में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का भाई सब मीनिंग भी लिखा है, तो यहाँ पे मैंने आपके बॉक्स में लिखा है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस मशीन एंड टूल्स, वो इंडस्ट्री जो मशीन और टूल्स बनाती है, और जिन मशीन और टूल्स के माध्यम से
दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलाई मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री क्या होगी? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बिकॉज उसी सिलाई मशीन के माध्यम से दूसरी वस्तुएं, कपड़े वगैरह बनते हैं। एग्जाम्पल यहां पर दिया है मैंने कि जैसे कि वो इंडस्ट्री जो ट्रैक्टर बनाती है, अब बच्चों वो क्या होगी? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बिकॉज ट्रैक्टर के माध्यम से ही खेती बाड़ी होती है, ट्रैक्टर के माध्यम से ही प्रोडक्शन होता है। तो ट्रैक्टर भी तो कहीं बनते होंगे, तो जो इंडस्ट्री ट्रैक्टर बनाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये बोलता है अंग्रेजों के टाइम पे कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने कभी भी इस प्रकार की इंडस्ट्री के प्रमोशन पे, इस प्रकार की इंडस्ट्री के बढ़ावे पे कोई भी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो बस चाहते थे कि इंडिया हर एक चीज के लिए, इंडिया हर एक वस्तु के लिए केवल और केवल ब्रिटेन पर ही डिपेंड रहे, ब्रिटेन पर निर्भर रहे। अगर इंडिया को कोई हैवी इक्विपमेंट भी चाहिए, कोई कैपिटल गुड्स भी चाहिए, कोई मशीन वगैरह भी चाहिए, तो इंडिया वो खुद ना बनाए, वो इंडिया ब्रिटेन से मंगाए। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, और अगर हमें कोई भी छोटे मोटे टूल्स चाहिए या कोई भी छोटी मोटी मशीन चाहिए तो हम ब्रिटेन पर ही डिपेंड रहे, और ब्रिटेन से ही हम इन छोटी मोटी मशीनों को या फिर इन हैवी इक्विपमेंट को ब्रिटेन से इंपोर्ट करें। थर्ड पॉइंट क्या है कि उस समय कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। चलिए, अब चौथा पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा नाम का अल्फाबेट यहाँ पे कैसे आ गया? हाँ जी, चलिए, चौथा पॉइंट बच्चों क्या बोलता है? तो चौथा पॉइंट बोलता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हालांकि आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है जीवीए, तो जीडीपी बोल लो, जीवीए, बात एक ही है। आपने नेशनल इनकम पढ़ रखा है। बोलता है उस समय हमारे देश की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी काफी कम था। अरे जब इंडस्ट्री थी ही नहीं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? नहीं होगा। उस समय जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर का था, क्योंकि इंडिया में लोगों से सबसे ज्यादा खेती बाड़ी ही करवाई जाती थी। तो क्या बोलता है? द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया वॉज वेरी स्लो, कि अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित हो भी रही थी तो उनकी ग्रोथ रेट काफी स्लो थी, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी या जीवीए के अंदर वो भी काफी स्मॉल था, वो भी काफी कम था। तो बताइए चौथा पॉइंट क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन काफी कम था, काफी लो था। और पांचवा पॉइंट और हमारा आखिरी पॉइंट क्या बोलता है जी? लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है? तो बेटा वो सभी सेवाएं जो सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जैसे कि जनता के लिए रेलवे आवश्यक है, जनता के लिए पावर मतलब बिजली आवश्यक है, जनता के लिए कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, स्कूल, अस्पताल काफी आवश्यक है। यहाँ पे बोला गया है जो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ थी, इट मींस जो रेलवे था, पावर था, कम्युनिकेशन था, सड़कें थी, पोस्ट था, टेलीग्राफ था, स्कूल थे, अस्पताल थे, इन सब की ग्रोथ काफी लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब होता है ग्रोथ इन सब की काफी कम थी। अंग्रेज रेलवे लेकर आए, अंग्रेज बिजली लेकर आए, अंग्रेज सड़क लेकर आए, अंग्रेज पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, हर चीज लेकर आए, लेकिन अंग्रेज इनको केवल वहां पर लेकर आए जहां पे अंग्रेजों को नीड थी। अंग्रेज रेलवे, टेलीग्राफ वगैरह पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए या भारत की जनता के लिए नहीं लाए थे, वो केवल इसलिए लाए थे ताकि सिर्फ और सिर्फ उनको बेनिफिट मिल सके और उनका काम स्मूथली हो सके। तो क्या बोलता है? जो पब्लिक सेक्टर था मतलब गवर्नमेंट मेड सेक्टर जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वॉज लिमिटेड ओनली टू, वो काफी सीमित था, रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन, पोस्ट और टेलीग्राफ तक ही सीमित था। और बोलता है दीज वर मेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, ये इसलिए बनाया गया था ताकि अंग्रेजों का जो सिस्टम है वो आराम से फंक्शन कर सके, स्मूथली काम कर सके, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, इसको भारत के बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? चलिए, तो ये समराइज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो अगर पेपर में आ जाए कि आजादी के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी, विशेषता क्या थी,
या फिर अंग्रेज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे उसके शॉर्टफॉल क्या थे, कमी क्या थे। तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ा है आपको वो लिख के आना है। जो पहला पॉइंट है जिसमें हमने 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर हमने एडवर्स इंपैक्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कैपिटल गुड्स की भी कमी थी, हमने पढ़ा जीडीपी के अंदर योगदान भी काफी कम था, और हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ भी काफी लिमिटेड थी। हमने 5 पॉइंट पढ़े, आपको पांचों पॉइंट लिख के आने हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 ये तो मैंने काफी सही शब्दों में एक्सप्लेन करे हैं, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। तो आपको इनको शॉर्ट करने की नीड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पॉइंट नंबर 1 काफी बड़ा है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और पॉइंट नंबर 2 भी काफी बड़ा है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में इसको, और बाकी तीनों को एज इट इज लिख के आएंगे। आपको पूरे 4 से 6 नंबर जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैंने इतना बड़ा बड़ा क्यों पढ़ाया, बिकॉज ये पॉइंट अलग से भी एग्जाम में 3 मार्क्स के आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा बड़ा पढ़ाया कि अगर ये पॉइंट अलग से एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ गए तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इनको मैंने 3 मार्क्स के एंगल से पढ़ाया है। अगर आप पांचों पॉइंट लिख के आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा एक टॉपिक तो हो गया कि आजादी के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी। जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। आपको पता है अंग्रेजों ने भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो क्वेश्चन बनेगा इसके पीछे के बताओ क्या कारण है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुई, तो कैसे हुई या क्यों हुई। या फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरागत पुराने जमाने की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वर रूइन। बच्चों इसका मतलब होता है बर्बाद होना। तो अंग्रेजों के शासन में वो बर्बाद हो गई थी। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो? हाँ जी, हम इस स्टेटमेंट से सहमत है, बताइए क्यों। तो जो पॉइंट पढ़ाऊंगा लिख के आने हैं। या फिर ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि बताइए सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो हमने इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से बर्बाद किया, या फिर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। ऑब्वियस बात है, जब इंडस्ट्री बर्बाद करेंगे तो हम तकनीक से काफी पीछे चले जाएंगे, हम वापस से खेतीबाड़ी में आ जाएंगे, तकनीक से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा, बिकॉज हमने इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी जहां पे उन तकनीक का हम लोग यूज करते थे। तो क्वेश्चन बनेगा टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे क्या कॉजेस थे। देखो आपने जो पढ़ा वो पढ़ा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव अलग है। देखो आपने जो पढ़ा था यहाँ पे वो टॉपिक ये था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन अब आप जो पढ़ रहे हो वो ये पढ़ रहे हो कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जो इंडस्ट्रीज बर्बाद की गई, उस बर्बादी के पीछे कॉजेस क्या थे। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछे तो वो 2 ऑब्जेक्टिव अलग है, कॉजेस पूछे तो यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 कॉजेस कि इंडस्ट्री बर्बाद कैसे हुई, उसके पीछे के क्या कारण है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने का, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो भाई, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब आप समझते हो, इसका बच्चों मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, और बच्चों टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। तो अंग्रेज सरकार क्या लाई, अंग्रेज सरकार एक भेदभाव वाली टैक्सेशन पॉलिसी, टैरिफ माने टैक्स होता है, टैक्सेशन पॉलिसी लाई। मतलब जहां पे अंग्रेजों ने टैक्स के नियम बनाए तो उनमें काफी भेदभाव था, और इसी भेदभाव वाली डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हुई। बोलता है कि यही एक मेन रीजन है किस चीज का, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का। अब इनकी टैक्सेशन पॉलिसी में 3 पॉइंट थे, अब वो पॉइंट क्या थे समझो। तो पहला पॉइंट ये था कि अगर इंडिया अपने देश से कच्चा माल बाहर ब्रिटेन को या किसी भी देश को एक्सपोर्ट करेगा तो कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर नो टैरिफ, टैरिफ फ्री का मतलब कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं पे करना। मतलब इंडिया अगर कच्चा माल बाहर बना के बेचे तो कोई टैक्स पे नहीं करना, इंडिया के मजे ही मजे, नो टैक्स, केवल सामान बेचो और पैसा कमाओ। सेकंड इसमें नियम ये था कि इंडिया अगर ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बनी हुई
फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करेगा, मतलब अगर हम बाहर ब्रिटेन से वस्तु खरीदेंगे तो उस पर भी हमको कोई टैक्स पे नहीं करना, टैरिफ फ्री है। इट मींस अगर हम कच्चा माल एक्सपोर्ट करें तो नो टैक्स, अगर उनके देश से बना माल इंपोर्ट करें तो भी नो टैक्स। लेकिन लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, अगर इंडिया अपने देश की बनाई हुई हैंडीक्राफ्ट वस्तु को, कि इंडिया ने कोई वस्तु हाथ से बनाई और अगर वो बाहर एक्सपोर्ट करना चाहेगा, बाहर बेचना चाहेगा, तो इंडिया को काफी हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने देश में कोई वस्तु बनाता हूं और मैं उसको बाहर बेचना चाहता हूं तो मुझे काफी अधिक टैक्स पे करना पड़ता था, और इतना सारा टैक्स मैं पे नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मैंने अपनी इंडस्ट्री में वस्तु बनाना ही बंद कर दिया। अब जब वस्तु बनाऊंगा ही नहीं तो इंडस्ट्री तो मेरी बंद हो ही जाएगी ना। तो इस इंडस्ट्री के बर्बाद होने का पीछे सबसे पहला पॉइंट क्या था? अंग्रेजों की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। याद रखना, इस पॉलिसी की वजह से हमने अपनी इंटरनेशनल मार्केट खो दी। पहले हम बाहर वस्तु बेच बेच कर काफी पैसा कमाते थे भाई साहब, लेकिन हमने अपनी इंटरनेशनल मार्केट को खो दिया, हमने अपने बाजार को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि अब हमारे पास बाहर बेचने के लिए काफी टैक्स पे करना पड़ता था और हमारे पास इतना पैसा नहीं था और हम अपनी वस्तु बाहर नहीं बेच पाते थे। तो एक तो हम लोगों ने अपनी इंटरनेशनल मार्केट खो दी। सेकंड पॉइंट निकल के आता है, हम लोगों ने अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी खो दी, हम लोगों ने अपने देश के अंदर का बाजार भी खो दिया। अब वो क्यों खो दिया? कि वो इसलिए खो दिया वो इसलिए खो दिया बिकॉज अब अंग्रेजी वस्तुएं जब इंडिया में आ रही थी, इंडिया में सेल हो रही थी, तो हमारी इंडियन वस्तु के सामने, सॉरी हाँ, हमारी इंडियन वस्तु उन अंग्रेजी वस्तु के सामने टिक नहीं पा रही थी। अंग्रेजी वस्तु मशीन से बनती थी, अच्छी होती थी, हमारी वस्तु हाथ से बनती थी, थोड़ी सी महंगी होती थी। तो हमारी वस्तु उन अंग्रेजी वस्तु के सामने टिक नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से अब हमारी वस्तु की डिमांड ना तो इंडिया में थी और बाहर हम वस्तु नहीं बेच पा रहे थे बिकॉज हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। अब ना मैं वस्तु देश के अंदर बेच पा रहा, ना मैं वस्तु देश के बाहर बेच पा रहा, तो ऐसे केस में अब मुझे इंडस्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी, मुझे इंडस्ट्री को ताला मारना पड़ेगा। बिकॉज जब वस्तु बेच ही नहीं पा रहा, मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? तो इस वजह से इंडस्ट्री बर्बाद हुई। क्या लिखा है कि एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन मार्केट। बिकॉज अंग्रेजी वस्तु इंडिया में थी तो इंडियन मार्केट से वो पैसा कमा रहे थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, जो हमारे देश की इंडियन वस्तुएं थी, स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक। हमने अपने देश के अंदर की मार्केट भी खो दी बिकॉज हमारी वस्तुएं नहीं सेल हो रही थी, लोग अंग्रेजी वस्तु पसंद कर रहे थे। एज वेल एज हम लोगों ने अपनी फॉरेन मार्केट, हम लोगों ने अपना विदेशी बाजार भी खो दिया। ठीक है, अब हम अपनी वस्तु बाहर भी नहीं बेच पा रहे थे और इसी को देखते हुए अंग्रेज काफी आगे बढ़ रहे थे, काफी ज्यादा अपनी वस्तु को बेच रहे थे और काफी ज्यादा इंडिया में पकड़ जमा रहे थे बिकॉज उन्हें इंडिया में प्रॉफिट मिल रहा था। इसी को देखते हुए, आपको नहीं याद होगा, ये किताब में लिखा हुआ नहीं, हिस्ट्री का पॉइंट है, इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन भी अपनाया था कि अब अंग्रेजी वस्तु का बायकॉट करो, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करो, बिकॉज अंग्रेजी वस्तु की वजह से ही वो इंडिया में बसे हुए, उन्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी रीजन की वजह से गांधी जी ने भारत में स्वदेशी आंदोलन भी अपनाया था, जहां पे गांधी जी ने कहा था कि हम अब अपने देश की वस्तु ही खरीदेंगे, और हमने अंग्रेजी वस्तु का बायकॉट किया था। लेकिन ये तो हमने काफी बाद किया था, उससे पहले ही अंग्रेजी वस्तुएं पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। तो हमारी इंडस्ट्री बर्बाद होने का सबसे पहला कॉज क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो यहां पे वही मैंने एक पिक्चर को दिखाया गया है कि इंडिया जो है, अगर अपनी, देखो बंदा हाथ से वस्तु बना रहा है, लेकिन अगर अपनी वस्तु बना के बाहर बेचेगा तो हैवी टैरिफ पे करना पड़ेगा। ये बंदा भी अपने हाथ से कपड़ा बना रहा है, बट अगर ये वस्तु बाहर बना के बेचेगा तो हैवी टैरिफ पे करना पड़ेगा। ये भी अपने हाथ से मटके वटके बना रहा है, ये वस्तु बाहर बेचेगा, इसको भी हैवी टैरिफ पे करना पड़ेगा। ये भी अपने हाथ से वस्तु बना रहा है, ये वस्तु बाहर बेचेगा, इसको भी काफी हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम जो वस्तु हाथ से बना के बाहर बेचेंगे तो हमें काफी हाई एक्सपोर्ट टैक्स या काफी हाई टैरिफ पे करना पड़ता था। लेकिन 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 अगर इंडिया, देखो ये कच्चा माल है, लेकिन अगर इंडिया अपना कच्चा माल बाहर
ब्रिटेन को देखो, ब्रिटेन को कच्चा माल बेचेगा तो क्या लिखा है, नो टैरिफ। तो भाई साहब कोई टैक्स पे नहीं करना। मतलब अगर हम अपनी वस्तु बना के बेचेंगे तो हाई टैरिफ, लेकिन अगर हम अपना कच्चा माल बेचेंगे तो क्या लिखा है जी, नो टैरिफ, कोई टैक्स पे नहीं करना। इसी प्रकार अगर हम ब्रिटेन की वस्तु का इंपोर्ट करेंगे, ये सारी वस्तु बेटा ब्रिटेन की है, अगर हम ब्रिटेन की वस्तु खरीदेंगे, अगर हम ब्रिटेन की वस्तु का इंपोर्ट करेंगे तो भी हमें कोई टैरिफ पे नहीं करना। इट मींस हम अपनी वस्तु, अपना कच्चा माल बेचेंगे तो नो टैरिफ, उनका बना माल परचेस करेंगे तो भी नो टैरिफ, लेकिन अपनी वस्तु बनाकर बेचना चाहेंगे तो हमें काफी हाई टैरिफ पे करना पड़ता था। ठीक है जी, चलिए सेकंड पॉइंट बोलता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारी इंडस्ट्री के बर्बाद होने का एक कॉज ये भी था कि हमारी वस्तुएं अंग्रेजों की मशीन मेड गुड्स, मशीन द्वारा बनाई गई वस्तु के सामने टिक नहीं पा रही थी। आप खुद देखो, ये हमारे देश के जो है कलाकार, आर्टिशन, क्राफ्टमैन बैठे हैं और बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, ये वस्तु नहीं बेच पा रहे, इनकी वस्तु की डिमांड नहीं है, इनके पास कोई भी कस्टमर नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी वस्तु है देखो, इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जो अंग्रेजी वस्तु थी ये अंग्रेजी वस्तुएं सारी मशीन से बनती थी, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी, लिखा है सुपीरियर क्वालिटी और लोअर प्राइस, ये सब अंग्रेज की फैक्ट्री से बन के आता था। तो हमारी वस्तु अंग्रेजी वस्तु के सामने टिक नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। क्या लिखा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट could not face the increased competition from British machine made goods। हम अंग्रेजों की मशीन मेड गुड्स के सामने इस बढ़ते हुए कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की वस्तुएं चीपर थी, सस्ती थी, बिकॉज मशीन से बनती थी, बल्क में बनती थी, सस्ती थी, और दूसरा बेटर क्वालिटी की थी, बिकॉज जब वस्तु मशीन से बनेगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। कंपटीशन फोर्स इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर बिजनेस, और इस वजह से इंडियन क्राफ्टमैन को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, बिकॉज कोई भी व्यक्ति उनकी वस्तु खरीदता ही नहीं था। यह आपका हो गया सेकंड रीजन इंडस्ट्री के बर्बाद होने के पीछे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, चेंज इन डिमांड पैटर्न। ये सेकंड पॉइंट से ही आपका मिलता जुलता थर्ड पॉइंट बन के आया। ये बोलता है चेंज इन डिमांड पैटर्न, और समय के साथ साथ अब लोग अंग्रेजी वस्तु को पसंद कर रहे थे, अब उन्हें अंग्रेजी वस्तु भा रही थी। अब उनके मन में ये नहीं था कि हमें अंग्रेजी वस्तु का बॉयकॉट करना चाहिए। भाई इतने साल से गुलाम बने हुए थे, उनको लगा हमें आगे भी गुलाम बन के ही रहना है, तो हम अपना जो बच्चा कुचा जीवन है हम उसे क्यों बर्बाद करें, चलो हम भी अंग्रेजों की सस्ती और अच्छी वस्तु परचेज कर लेते हैं, जो बचा हुआ जीवन है हम उसको अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। तो लोगों का अब डिमांड पैटर्न चेंज हो गया था। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंडियन बिजनेसमैन है वो सब खाली खड़े हुए हैं, इनके पास कोई कस्टमर नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी वस्तु है, कपड़े है, क्रॉकरी है, जो बाहर से बन के आ रही है, देखो इनके पास कितने सारे कस्टमर है, कितनी डिमांड है। तो वही कहा जा रहा है कि अब डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया था, लोगों का एक ऐसा समूह इमर्ज माने उभर रहा था, अब लोगों का एक ऐसा ग्रुप क्रिएट हो रहा था जो ब्रिटिश गुड्स को, अंग्रेजी वस्तु को पसंद कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। इससे डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया। अब लोग जो थे वो इंडियन गुड्स के अगेंस्ट हो गए थे, बिकॉज इंडियन गुड्स थोड़ी महंगी थी और अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, और लोग जो थे ब्रिटिश वस्तु के फेवर में आ रहे थे, और इसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, बिकॉज जब इनके पास कोई खरीदने को है ही नहीं तो इनको अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। और उसके बाद चौथा पॉइंट बच्चों बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। और जब से रेलवे आया, कब आया था जी, 1853 में। जब से रेलवे आया तब से तो हालत और खराब हो गई, बिकॉज रेलवे के आने से अब वस्तुएं भारत के कोने कोने में सेल हो रही थी। देखो भाई पहले क्या था, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का नीचे वाला एरिया है। अब बेटा शिप के माध्यम से अगर पहले वस्तु आएगी तो शिप के माध्यम से भाई इट इज वेरी, वस्तु यहां पर आएगी, ये पोर्ट है, बंदरगाह है। अब यहां से वस्तु अगर बेचेंगे तो यहां तक बेच लेंगे, या मतलब इस क्षेत्र तक, इस एरिया तक वस्तु बेच लेंगे, बिकॉज रेलवे नहीं था तो बैलगाड़ी के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वस्तुएं अधिक दूर तक लेके जा पाना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही रेलवे आया, अब रेलवे के माध्यम से होता क्या था, शिप ने यहाँ पर वस्तु उतारी और अब रेलवे में वस्तु चढ़ाई गई, और रेलवे के माध्यम से अब भारत के कोने कोने में, भारत के दूर दूर के हिस्से में रेलवे के माध्यम से वस्तु बेची जा रही थी।
जिसकी वजह से अंग्रेजों का व्यापार और बढ़ गया, अंग्रेजों को और बड़ी मार्केट मिल गई अपनी वस्तु बेचने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब से रेलवे आया, विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, रेलवे के आने से द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकम इजियर। अब अंग्रेजी वस्तु का जो ट्रांसपोर्ट था भारत के विभिन्न हिस्सों में, अब वो काफी आसान हो गया था। Thus, the size of market for British goods increased, और अंग्रेजी वस्तु का जो बाजार था वो बढ़ गया था, और इंडियन गुड्स की जो मार्केट थी अब उसका जो आकार था वो छोटा हो रहा था। देखो कि रेलवे के माध्यम से कैसे वस्तु उतारी गई, ठीक है, और अब इसको जो है अलग अलग गांव में, अलग अलग एरियाज में बेचा जाएगा। हम यहाँ सब लोग खाली बैठे थे, अब हमसे कोई वस्तु परचेज नहीं करता था, लेकिन अब अंग्रेजी वस्तु भारत के अलग अलग कोने में बेची जा रही थी। समझ में आ रहा है? होपफुली पिक्चर्स के माध्यम से आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये पिक्चर्स मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि आपको चैप्टर समझने में कोई आसानी ना हो, आप विजुअलाइज कर पाए कि उस समय हमारे हालात क्या थे, उस समय हमारी स्थिति क्या थी। ठीक है जी, तो 4 पॉइंट थे। इसका समराइज भी ये है कि क्वेश्चन ये 3 बनेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के पीछे क्या कॉजेस थे, या फिर अंग्रेजों के टाइम पे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, उसके कॉजेस क्या थे, या क्वेश्चन बनेगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस के पीछे क्या कॉजेस थे। तो जो मैंने आपका 4 पॉइंट पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, चेंज इन डिमांड पैटर्न एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये चारों पॉइंट आप इस क्वेश्चन में लिख के आएंगे। तो ये आपका इस टॉपिक का मतलब इंडस्ट्री का जो टॉपिक है, आज की क्लास का सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया, सेकंड टॉपिक भी फिनिश हो गया। अब इसमें केवल एक टॉपिक है छोटा सा, जिसके ऊपर पेपर में एमसीक्यू बन जाता है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कि जब देश आजाद नहीं था तो क्या देश में कोई मॉडर्न इंडस्ट्री थी? तो मैं बोलूंगा थी, लेकिन बहुत ही कम थी, उनकी ग्रोथ काफी स्लो थी। इसके ऊपर याद रखना, पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा केवल और केवल 1 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा, इसके ऊपर पेपर में केवल और केवल एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो हेडिंग है मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में आधुनिक उद्योग। ये बोलता है कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको पता है अंग्रेजों के टाइम पे काफी स्लो थी, और ये भी काफी टाइम बाद 19th सेंचुरी के लेट में, 19th सेंचुरी के लेट में ये ग्रोथ शुरू हुई। अब 19th सेंचुरी समझते हो बच्चों? 19th सेंचुरी का अगर आपको मतलब बताए तो होता है सन 1800 से लेके 1900 का समय को बोलते हैं 19th सेंचुरी। और बात करता है लेट की, तो लेट का मतलब होता है एंड वाला समय। तो 19th सेंचुरी के एंड वाला समय का बच्चों मतलब होता है 1890 या इसके आसपास का समय, 1890 के बाद का समय। लेट का मतलब होता है एंड वाला समय, मिड का मतलब होता है बीच वाला समय, और बिगनिंग का मतलब होता है शुरू वाला समय। तो यहाँ पे लेट की बात हो रही है, तो बोलता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी स्लो थी, और वो भी 19th सेंचुरी के लेट में, मतलब एंड में शुरू हुई। तो 19th सेंचुरी के एंड में कौन सी इंडस्ट्री आई? तो 19th सेंचुरी के एंड में बच्चों भारत में हम लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिली, मतलब कपड़ों के उद्योग देखने को मिले। और उस समय 2 ही इंडस्ट्री थी कपड़ों वाली, एक थी कॉटन मिल्स, यहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते थे, और बच्चों एक थी जूट मिल, जहाँ पे जूट के कपड़े बनते थे। जो कॉटन मिल्स थी वो अंग्रेजों द्वारा कंट्रोल की जाती थी, और जो जूट मिल्स थी बच्चों वो इंडियंस द्वारा कंट्रोल की जाती थी। कॉटन मिल्स कहाँ पे थी? तो भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में थी। भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में, बोले तो भारत के वेस्ट वाले एरिया में, महाराष्ट्र और गुजरात बच्चों भारत का वेस्टर्न पार्ट में आता है। तो भारत के वेस्टर्न पार्ट वाले एरिया में क्या थी जी? कॉटन मिल थी, ठीक है, जिसको अंग्रेजों द्वारा कंट्रोल करते थे। और भारत के बंगाल वाले एरिया में, भारत के बंगाल हाँ जी, भारत के बंगाल वाले एरिया में, जो भारत के ईस्ट में आता है, कहाँ आता है जी? भारत के ईस्ट में आता है, वहां पे जूट मिल थी जो कि इंडियंस द्वारा कंट्रोल की जाती थी। यह बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करता है 1907 की, जहां पे टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना भी हुई।
और वो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में बोले तो 1907 में देखने को मिली, जिसका नाम था टिस्को। ठीक है, ये भारत की पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी जो कि बिहार के जमशेदपुर में स्थापित हुई। हालांकि अब ये इंडस्ट्री झारखंड में है। उस समय झारखंड नाम का राज्य नहीं था, उस समय बिहार एक बड़ा राज्य था। जब बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार से झारखंड निकला, तो अब ये जो हमारी टिस्को है ये वर्तमान में झारखंड में है। और उसके बाद बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और भी इंडस्ट्री हमारे सामने आई, जैसे कि शुगर की इंडस्ट्री सामने आई, पेपर की इंडस्ट्री सामने आई और सीमेंट की इंडस्ट्री सामने आई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुगर, पेपर, सीमेंट, आपको इन इंडस्ट्रीज को भी देखने को मिला। तो ये थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की बातें, जो कि हमने बताया शुरुआत हुई 19वीं सेंचुरी से, फिर थोड़ा आगे बढ़े और फिर थोड़ा आगे बढ़े। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, टिस्को की स्थापना कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंपनी कौन कौन सी आई, टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टिस्को है कहां पे, 19वीं सेंचुरी में कॉटन मिल्स कौन कंट्रोल करता था, तो ब्रिटिशर्स, जूट मिल कौन कंट्रोल करता था, तो इंडियंस, कॉटन मिल कहां पे थी, महाराष्ट्र और गुजरात में, जूट मिल कहां पे थी, बंगाल में। ऐसे एक एक नंबर के एमसीक्यू इस टॉपिक से केवल बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर है। चलिए, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का टॉपिक था, हमने इसमें 3 बातें पढ़ी। अगर मैं 3 बातें एक बार आपको दिखा दूं, तो सबसे पहला हमने इसमें ये पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा सबसे पहला हमने कि भैया आजादी के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात क्या थे, या अंग्रेज जो लाए पॉलिसी उनके शॉर्टफॉल क्या थे। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमने सेकंड टॉपिक ये पढ़ा कि हमारी इंडस्ट्री के डेक्लाइन होने के पीछे कॉज क्या थे, वगैरह वगैरह। और फिर थर्ड टॉपिक हमने ये पढ़ा सम मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं इस टॉपिक में एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी के इस टॉपिक 4 क्वेश्चन बने, बट मैं ये कहना चाहूंगा अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल 4 क्वेश्चन ही याद करना, ऐसा नहीं है। आपको ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया ये याद पूरा करना है। इससे और भी घुमा फिराकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वो तो बस हम एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन थे वो देख रहे हैं, बट इन 4 क्वेश्चन के अलावा और भी अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको टॉपिक पे ध्यान देना है कि टॉपिक में क्या लिखा है, उसके ऊपर और भी अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के जो है नाम बताइए जो ऑपरेशन में थी, मतलब चालू थी। ठीक है, आजादी के समय। तो ये जो इंडस्ट्री थी आप इनके नाम बोल दो, कॉटन मिल, जूट मिल, टिस्को, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है, आपको ये नाम लिख के आने हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, जो अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, उसके पीछे के टू फोल्ड मोटिव का बच्चों मतलब है उसके पीछे 2 उद्देश्य क्या थे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि अंग्रेजों ने जो हमारी इंडस्ट्री बर्बाद की थी उसके पीछे के 2 ऑब्जेक्टिव थे कि अंग्रेज चाहते थे, क्या चाहते थे कि इंडिया बन जाए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्या बन जाए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव थे 2 हमारे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई थी अंग्रेजों के शासन के समय। क्या आप इससे सहमत है? यदि हाँ तो रीजन दीजिए क्यों। तो ये हमने जस्ट अभी पढ़ा कि हमारी इंडस्ट्री के बर्बाद होने के पीछे 4 कॉजेस थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, चेंज इन डिमांड पैटर्न एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो क्वेश्चन 3 भी कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बताइए कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे उसके शॉर्टफॉल क्या है, उसकी कमियां क्या है। तो ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा आज की क्लास में कि अंग्रेजों की पॉलिसीज की शॉर्टफॉल क्या है, कमियां क्या है। देखो ये लिखा कि शॉर्टफॉल ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो याद रखना एनसीईआरटी में यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम जो है
कुछ करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यूज वीडियो पॉज करके पहले आप अपने आप करेंगे, फिर मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। मैं तो चाहूंगा पहले वीडियो पॉज करो, सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आते हैं अपने एमसीक्यू पे। चलिए, तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, आप वीडियो पॉज करें, अपना आप करें। चलिए, तो किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सेटबैक, बेटा सेटबैक का मतलब धक्का लगना या बर्बाद होना या मतलब बैकवर्ड हो जाना, तो कौन सी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री को अंग्रेजों के टाइम पे सबसे बड़ा झटका लगा, किसको सबसे बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा, तो आपको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजों ने इसको पूरा बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई ड्यू टू पार्टीशन। ये पार्टीशन नाम का टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, आपको पता है 1947 में भारत का बंटवारा हो गया था। एक तरफ भारत था, ये मान लो इंडिया है, इसके बगल में पाकिस्तान था, और अगर आपको पता हो तो यहां पर भी एक और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। हम इसको केवल पाकिस्तान बोलते थे, इसको हम लोग इंडिया बोलते हैं। अब बच्चों, इसको हमने बोला था ईस्ट पाकिस्तान। तो जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारे में टुकड़े 3 हुए थे। बेटा कितने हुए थे जी? 3। ये था पाकिस्तान, ये था इंडिया, ये था ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ ये था, जब बंटवारा हुआ तो इस वाले एरिया में, ये तो पहले पूरा भारत था, ये पहले पूरा भारत था, तो इस वाले एरिया में जूट के काफी अच्छे खेत थे। जूट का प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इस वाले एरिया में काफी अच्छा होता था। लेकिन जैसे बंटवारा हुआ तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जहां पे जूट का प्रोडक्शन होता है, तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहां चले गए? ईस्ट पाकिस्तान चले गए। हालांकि वर्तमान में ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, वर्तमान में इसका नाम हो चुका है बांग्लादेश। 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया था और बांग्लादेश बन गया था। तो हमारे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जहां पे जूट का प्रोडक्शन होता है, बेटा वो तो बांग्लादेश पहुंच गया। लेकिन जो हमारी जूट की फैक्ट्रीज थी, क्या बोला मैंने? जूट की फैक्ट्री, वो इंडिया में रह गई थी। अब बताओ, अगर जूट की फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इंडिया में है और जूट का कच्चा माल सारा का सारा पहुंच गया बांग्लादेश, तो हमारी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिकॉज अब हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल नहीं होता था, वो तो बांग्लादेश चला गया था। तो पार्टीशन की वजह से जूट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप करेंगे पहले। चलिए, बोलता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंटेक्स्ट में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठी है? तो बोलता है देयर वाज डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बर्बाद हो गई थी, तो ये तो भाई ट्रू है, हमें झूठी पता करनी है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यस, ये है ना हमारी फॉल्स। क्या अंग्रेजों ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट किया था? नहीं जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन बाकी भी चेक कर लो। इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब इसका वही होता रॉ मटेरियल, कि इंडिया को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाया था, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और बोलता है देयर वाज लो कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रीज जीडीपी, जीडीपी में योगदान भी कम था, ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट नंबर बी क्या है जी? हमारी फॉल्स है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीबीएसई 2021-22 के टर्म 1 में, ये एमसीक्यू पेपर में आया था। बोलता है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, बेटे उसी समय की बात कर रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ये देखो, ये इसी समय की, ये रहा, ये इसी टाइम की बात कर रहा है। आप इसको लेट 19th सेंचुरी बोलो, ठीक है, और आपकी बुक में इसी को सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी भी कहा गया है। आप इसकी बात बोल लो। अल्टीमेटली उस क्वेश्चन में देखना कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, इन सब की ही बातें होने वाली है, ठीक है। देखो भाई, कहां गया एमसीक्यू हमारा? ये रहा। तो एमसीक्यू ये है कि सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के समय पे जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, वो इंडियन एंटरप्रेन्योर द्वारा चलाई जाती थी। और बहुत देर से मेरे माइंड में डाउट था
यस, जिसने पीपीटी बनाई थोड़ा उसने गड़बड़ कर दिया। बहुत देर से मेरे मन में डाउट यही था कि यार कॉटन मिल तो इंडियन की थी और जूट मिल ब्रिटिशर्स की थी। तो बेटा आपके नोट्स में भी ठीक लिखा होगा, आप इसको इंटरचेंज कर लो, उसने फ्लैग यहाँ वहां कर दी है। यस, कॉटन टेक्सटाइल वाला फ्लैग यहाँ पे आएगा और इंडियन वाला फ्लैग बच्चों यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो है मिस्टेक है, गड़बड़ी है। कॉटन मिल्स जो थी बच्चों वो कॉटन मिल्स को इंडियन चलाते थे और इस जूट मिल को ब्रिटिशर्स चलाते थे। ये फ्लैग्स बस यहाँ वहां कर दी है और ये बहुत देर से मैं सोच भी रहा था कि यहाँ पे शायद टाइपिस्ट ने गलती कर दी। तो क्या बोलता है, हाँ, कि कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो इंडियन एंटरप्रेन्योर द्वारा चलाई जाती थी और वो कहाँ पे लोकेटेड थी। तो जगह तो सही है, जगह में गलती नहीं है। क्या बंगाल में थी? नहीं। कलकत्ता में थी? नहीं। महाराष्ट्र में थी? नहीं। वो कहाँ पे थी जी? सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं, वो कहाँ पे थी जी? वो थी महाराष्ट्र में। वो कहाँ पे थी जी? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल हमारी बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे थी। समझ में आ गया? चलिए वहां पे ठीक कर लाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय कौन कौन सी इंडस्ट्री देश में जो है चालू थी? तो कॉटन और जूट टेक्सटाइल हाँ चालू हो गई थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को चालू हो गई थी। शुगर, सीमेंट, पेपर चालू हो गई थी। तो इसका बच्चों आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये हमने अभी तो पढ़ा है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री चालू हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन कहता है, अदर्शन वाला क्वेश्चन है कि इंडिया की जो रिनोन्ड मतलब फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्यों? ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, स्टेटमेंट तो ट्रू है कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बोलता है colonial government imposed heavy duty on import of finished goods from Britain। कि अंग्रेज सरकार ने जो है फिनिश गुड्स ब्रिटेन, अगर हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे तो उस पर हमें काफी हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। बाहर से अंग्रेजी वस्तु पे हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है और आपका रीजन फॉल्स है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि बाहर से वस्तु परचेस करेंगे तो कोई टैक्स पे नहीं करना, हमें केवल तभी टैक्स पे करना है जब हम अपने देश की बनी वस्तुएं बाहर बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करेंगे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया, वो डेक्लाइन हुई, तो उससे ब्रिटेन की जो मैन्युफैक्चर गुड्स थी उसका इंपोर्ट बढ़ गया। सही बात है, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हुई और हमने विदेशी वस्तु के इंपोर्ट को बढ़ा दिया। अब इसका बोलते हैं रीजन क्यों। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब बच्चों होता है कंपीट करना। जो हमारी इंडिया की गुड्स थी वो कंपीट नहीं कर पा रही थी फॉरेन कंपटीशन से या विदेशी वस्तु से, बिकॉज वो मशीन से बनती थी और सस्ती होती थी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये भी एक रीजन था इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अजर्शन भी सही है, रीजन भी ठीक है और रीजन सही है इस अजर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले आप करेंगे। चलिए, अजर्शन ये है कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर कॉलोनियल रूल। अंग्रेजों के शासन में इंडिया एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस तैयार नहीं कर सका। स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द कॉलोनियल रूल वाज टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर। बच्चों इसका मतलब होता है ओनली, कि वो चाहते थे इंडिया केवल और केवल क्या बन जाए? एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट बच्चों हमने एनसीईआरटी बुक से निकाली है। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसी स्टेटमेंट की वजह से ही तो हम इंडस्ट्री नहीं बना पाए, बिकॉज अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया केवल कच्चा माल बनाए ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए, और वह तभी पॉसिबल था जब इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी तो वहां के लोग बेरोजगार होंगे और खेती बाड़ी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल बनेगा। तो उसका बच्चों आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है,
चलिए आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन केवल ट्रू फॉल्स चेक करना है। क्या बोलता है? ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, वही वाली बात आ गई, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी हमने पढ़ा। तो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया। यस, अब इंडिया में थोड़ी थोड़ी मॉडर्न इंडस्ट्री अपनी पकड़ बना रही थी। हालांकि उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं थी, ग्रोथ स्लो थी, लेकिन अब हौले हौले इंडिया में अपनी पकड़ बनाई जा रही थी। देयर वर मैनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। लेकिन यहां से स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्या उस समय कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मैनी बहुत सारी थी? नहीं भाई, बहुत सारी तो नहीं थी, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकंड, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज, जब नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही थी तो उसका ड्रॉबैक ये था, वेरी लिमिटेड टू द एरियाज ऑफ ऑपरेशन। तो उसका जो एरिया था काम करने का या पब्लिक सेक्टर का जो एरिया था वो बहुत ही कम था। हमने पॉइंट पढ़ा यार कि पब्लिक सेक्टर ग्रोथ काफी कम थी। ये सेक्टर जो था केवल और केवल कन्फाइंड का बच्चों मतलब होता है लिमिटेड। ये जो सेक्टर था केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, जैसे कि रेलवे तक, पावर तक, कम्युनिकेशन तक, पोर्ट तक और बाकी कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तक, मतलब बाकी और भी एरियाज तक। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और इस स्टेटमेंट में हमने आपकी एनसीईआरटी से निकाली है। तो यस, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि ज्यादा बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया था, कुछ ही एरियाज तक ये डेवलप था, सीमित था। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स या सेकंड इज ट्रू है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप करेंगे। क्वेश्चन ये है, इंडिया डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है भाई, हमने कोई अच्छा खासा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं किया था। द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। ये ट्रू है, हमारे देश की वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। तो अदर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। तो देखो क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ करा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं अलग से आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कराऊंगा। एंड इवन जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर की आप एक बार रीडिंग लगवाएं। लेकिन मुझे पता है आप खुद तो करोगे नहीं, तो डोंट वरी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज लेके आऊंगा जहां पे मैं एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लाइन बाय लाइन खुद करवाऊंगा। तो बस आपको लेक्चर देखना है, आपको बुक लेके बैठनी है और रीडिंग में लाइन बाय लाइन पूरी किताब की चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको मेरे जो है यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है और आप वहां से जो है इसको लाइन बाय लाइन आप जो है पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि खुल जा सिम सिम खुल जा। ये तो मेरा पॉडकास्ट है, ये भी आप देख लेना। तो ये हमारा चैनल है, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा चैनल है प्रथम सिंह द इकोनॉमिक्स एडिक्ट। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। और जो भी सीरीज आएगी यहाँ बनाऊंगा मैं एक प्लेलिस्ट, तो आपको इस प्लेलिस्ट में हमारी जो है पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, जहां पे मैं इंडियन इकोनॉमी को एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो आप जो है इसको जल्द से जल्द, अगर नहीं करा है तो आप इसको जो है हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रथम सिंह द इकोनॉमिक्स एडिक्ट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर।